प्रकाश है। आज की क्लास बात करेंगे एमपी वर्क इन हिंदी पेडागोजी के क्लास नंबर 8 रहेगी। प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इस क्लास में हम टॉप 30 प्रश्न करेंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगी, जो आपके सिलेक्शन के दृष्टि एग्जाम को क्वालिफाइड के दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में आपके एग्जाम के जैसे 1 नंबर आपका पक्का करने वाला है, क्योंकि इस सेशन 30 प्रश्नों का है, साथ ही साथ 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। बाकी सभी क्लासेस चल रही, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को दे दिया जाएगा। तो चलिए हो जाए तैयार साथियों, टीटी एग्जाम को फतेह करना है तो सारे क्वेश्चन को अटेंड करना पड़ेगा। और पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। सभी को कमेंट करना, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। साथियों, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, सबसे उपयुक्त विधि बताना है जो बेहतर आपकी मानी जाती हो। पाठ पुस्तक, निगमन, आगमन या सूत्र विधि? सभी लोग बताइए। जी हाँ, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और अंत में आपको ये भी बताना है कि टॉप 30 प्रश्नों में से आप लोगों को कितना फीडबैक हुआ, कितना आपका आंसर आ रहा है, ये भी सभी को कमेंट करके बताना है। तो सभी लोग बताइए कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सबसे उपयुक्त विधि आपको बताना है। चलिए सभी लोग बताइए। पहला ऑप्शन होगा ये आपका निगमन या आगमन या सूत्र। तो आप सभी लोग जानते हैं कि व्याकरण शिक्षण की पूछी जा रही है, तो व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि हमारी कौन सी हो जाती है? आगमन विधि हो जाती है। अगर आपने आगमन विधि को सही किया तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, सभी लोग समझ गए? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल डाउट बिल्कुल नहीं रखना है अपने आप में, क्योंकि डाउट रहेगा तो दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें अनर्गल चलती रहती हैं। और आप सभी लोग जानते हैं ज्ञात उदाहरणों से अज्ञात नियमों की ओर बढ़ना जो छोटे बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुकूल होता है। ये क्या होता है? उदाहरण से ज्ञात उदाहरणों से अज्ञात नियमों की तरफ बढ़ना, यह छोटे बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुकूल माना जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कि व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? साहित्य की समझ विकसित करना, कठिन शब्दों के अर्थ बताना, भाषा के शुद्ध प्रयोग का कौशल विकसित करना या व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिका हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आप सभी शिक्षक बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमस्कार और नमन करते हैं। साथियों, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया और अक्सर पूछा जाता है। तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है भाषा के शुद्ध प्रयोग का कौशल विकसित करना। क्या होगा भाई? भाषा के शिक्षण का उद्देश्य ये कि आप शुद्धता के प्रयोग के साथ उस कौशल को विकसित करें, भाषा कौशल को विकसित करें। अर्थात व्याकरण का अंतिम लक्ष्य ही होता है भाषा को मानक और प्रभावी रूप से प्रयोग करना सिखाना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, सभी को कमेंट करना है। बाकी हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। व्हाट्सएप जैसे मैसेज करेंगे आपको टीम जो रूल एंड रेगुलेशन रहेगा, टर्म्स एंड कंडीशन, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आपको सेंड कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है, भाषा संसार की विधि लैंग्वेज इंक्रीडेंटल मेथड में व्याकरण कैसे सिखाया जाता है? जब आप नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तब आपको नॉलेज होना चाहिए। यही पेडागोजी कहती है। आप शिक्षक बनेंगे तो आपको इन चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए, शिक्षा शास्त्र का, शिक्षण विधियों का, कि भाषा संसार की विधि में व्याकरण कैसे सिखाया जाता है। व्याकरण की अलग पुस्तक से केवल सूत्रों को रटाकर, औपचारिक कक्षाओं के माध्यम से या लेखकों की रचनाएं पढ़ाते समय भाषाई शुद्धता के साथ। देखिए, केवल शब्द को काट दीजिए, अलग शब्द ये भी निगेटिव हो गया। अब हमारे बचते हैं दो, कि औपचारिक कक्षाओं के माध्यम से या लेखों की रचनाएं पढ़ाते समय भाषाई शुद्धता के साथ। तो भाषा संसर्ग क्या शुद्धता के साथ जाएगा? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि लेखों की रचनाएं पढ़ाते समय भाषाई शुद्धता शब्द यहाँ पे दिखा रहा है कि भाषा संसर्ग विधि व्याकरण कैसे सिखाना है। सिखाएं क्या? शुद्धता से सिखाएंगे। तो इन शब्दों को समझना अगर हमसे नहीं भी आता है तो हमें चीज़ें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि भाषा के अच्छे लेखकों की कृतियों के माध्यम से व्याकरण का व्याकरणिक ज्ञान दिया जाता है। आइए देखते हैं
4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। आगमन विधि का सही सोपान हमें क्रम बताना है। प्रयोग, उदाहरण, नियम, निरीक्षण। उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, परीक्षण। या आपका नियम, उदाहरण, प्रयोग, परीक्षण, या निरीक्षण, नियम, उदाहरण, प्रयोग क्या होता है। अगर आपसे बनता है तो बेफिक्र आप होकर आपको कमेंट करना है। तो आगमन विधि का सही सोपान या क्रम जो होता है वह सभी लोग जानते हैं। पहले उदाहरण होगा, आज से आगमन, आज उ से उदाहरण, उदाहरण के बाद निरीक्षण, सामान्यीकरण और परीक्षण अंत में आता है आगमन। अगर यहीं पे नियम होता, मान लीजिए यहाँ पे आगमन की जगह पूछ लिया गया निगमन विधि का सही सोपान बताइए, तब आप लोग कमेंट करके बताइए कि निगमन विधि का सही सोपान क्या होगा। ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके अब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न, व्याकरण को भाषा का अनुशासन किसने कहा है। कामता प्रसाद गुरु, महात्मा गांधी, डॉक्टर स्वीट या किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा है। किसने कहा है, सभी बताइए। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी कमेंट कीजिए। तो व्याकरण को भाषा का अनुशासन क्यों कहते, किसने कहा है व्याकरण को भाषा का अनुशासन। कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा। हिंदी के प्रसिद्ध वैयाकरण कामता प्रसाद, हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरण जो है कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण को भाषा को अनुशासित करने वाला शास्त्र माना है। ये ध्यान रखिएगा, नाम ये पूछा जा सकता है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में व्याकरण की क्या भूमिका होती है। कठिन शब्दों का प्रयोग करना, शुद्ध उच्चारण, विचारों की क्रमबद्धता, विदेशी शब्दों का निषेध करना, या केवल कविता पाठ करना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में व्याकरण की भूमिका क्या होती है। तो केवल तो होगा नहीं, कठिन में नहीं हो सकता, तो क्या होगा, शुद्ध उच्चारण और विचारों की क्रमबद्धता, क्योंकि शुद्ध उच्चारण और विचारों में क्रमबद्धता दोनों चीज़ें पॉजिटिव दी गई। और जो शिक्षक बंधु, जो शिक्षक, टीचर, अध्यापक, अध्यापिकाएं, ब्रदर, सिस्टर, ये सब टॉपिकों को, इन सब चीज़ों को, लॉजिक को समझ पाएंगे, टीटी एग्जाम फतेह करना आसान हो जाएगा उनके लिए। अगला, लेखन कौशल में व्याकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। पृष्ठों की संख्या बढ़ाना, विराम चिन्हों का सटीक प्रयोग और वाक्य शुद्ध करना, अच्छा सुंदर लिखना, या शब्दों की संख्या बढ़ाना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लेखन कौशल में व्याकरण का सबसे बड़ा जो लाभ होता है विराम चिन्हों का सटीक प्रयोग और वाक्य की वृद्धि होता है। क्योंकि जो कौशल होता है कहीं ना कहीं वृद्धि करने की होता है, सीखने के लिए होता है। अगला है, इनमें से कौन सा कथन व्याकरण शिक्षण के बारे में सही नहीं दिया गया। कि व्याकरण भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। व्याकरण भाषा का अंग है। व्याकरण शुद्धता का पैमाना है, बिल्कुल सही है। व्याकरण भाषा का साध्य है, ये भी सही है। तो भाषा का अंग जो है कहीं ना कहीं ये सही, हमें भाषा का तो अंग है, ये भी सही लग रहा है। साध्य वाला है, क्योंकि भाषा क्या एक साधन है। भाषा शिक्षण क्या होगी, यहाँ पे साधन होगी, ना कि साध्य होगी। भाषा शिक्षण एक साधन के रूप में होगी, और यहाँ पे कह रहा है व्याकरण भाषा एक साध्य है, जो कि व्याकरण शिक्षण के बारे में गलत है। तो व्याकरण शिक्षण के बारे में क्या सही है कि व्याकरण भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है, व्याकरण भाषा का अंग है, व्याकरण शुद्धता का पैमाना है, और व्याकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, साध ना होके क्या होगा, साधन। क्या होगा, व्याकरण साध ना होके साधन होगा। और ये चीज़ें आपको नॉलेज में होना भी चाहिए कि कौन सा साध्य है, कौन सा साधन है, क्योंकि साध्य और साधन से हिंदी पेडागॉजी में प्रश्न आते हैं, आप जानते होंगे। कई बार रिपीट हुआ है, कई बार टीटी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि साध्य जो होता है वह भाषा में दक्षता प्राप्त करना और प्रभावी संप्रेषण करना होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में व्याकरण रणनीति का अर्थ क्या होता है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में ही देखा जाए, व्याकरण जो रणनीति का अर्थ होता है वही क्या होता है। तो व्याकरण रणनीति का अर्थ मेरे प्यार मित्र जानते हैं कि पढ़ाते समय आए व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट कर देना चाहिए, पढ़ाते समय ही कर देना चाहिए। इसी को ही व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में सबसे बेहतर रणनीति मानी जाती है। अगला प्रश्न क्या दिया गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त हो सकती है जहां समय की कमी हो। निगमन विधि, अभिनय विधि, खेल विधि, आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर की बात करेंगे, 9 to 12th क्लास, इस क्लास में उपयुक्त विधि जहाँ समय कम लगता वह कहलाती निगमन विधि।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगमन विधि इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, निगमन विधि का मुख्य आधार क्या होता है? मनोवैज्ञानिक, क्रियात्मक, प्रयोगात्मक या तर्क एवं स्मृति? तो निगमन विधि का जो तात्पर्य है, जो आधार है, कहीं ना कहीं तर्क और स्मृति इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ए टू जेड आप लोग समझ पा रहे हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्याकरण अनुवाद विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का दूसरा नाम क्या है? समवाय, भंडारकर, ध्वन्यात्मक या सूक्ष्म विधियां? सभी लोग बताइएगा। व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम, सेकंड नाम पूछा गया। और व्याकरण, जी हाँ दोस्तों सभी लोग बताइए, व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम आपके एग्जाम में आ गया तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए भंडारकर विधि इज द राइट आंसर। क्योंकि भंडारकर विधि एक ऐसी हिंदी की विधि है, भंडारकर विधि हो गई, सूक्ष्म विधि हो गई और आपकी समवाय विधि हो गई। ये ए विधियां हैं जो एग्जाम में पूछ आती हैं, क्योंकि भारत में इस विधि के प्रवर्तक और प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कौन है? डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक है ना। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने इस विधि का समर्थन किया, इसलिए इसे उनके नाम से जाना जाता है। और समवाय विधि क्या है? समवाय विधि शिक्षण के विभिन्न अंगों को जोड़कर पढ़ाने की विधि है। शिक्षण के विभिन्न अंगों को जोड़कर पढ़ाने वाली विधि कौन सी है? समवाय विधि, याद रखिए। अगला प्रश्न साथियों, छात्रों में भाषाई शुद्धता के प्रति रुचि जगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? कठिन व्याकरण टेस्ट लेना गलत होगा, शुद्ध भाषा का वातावरण प्रदान करना, जी हाँ बिल्कुल सही बात, त्रुटि में दंड देना गलत, व्याकरण की परिभाषाएं लिखवाने से कोई मतलब नहीं होगा, समझाना जरूरी है, इसे शुद्ध भाषा का वातावरण प्रदान करना सही होगा। कुछ लोग बोलते हैं सर जो पढ़ा रहे हैं ये तो आता नहीं है, तो भैया बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए ना। हम पढ़ा रहे हैं आपको 2+2 4 होता है, अब एग्जाम में आ गया कि 3-1 लिखिए, तब वो भी 4 ही आएगा ना। जब ये बेसिक चीज़ें नहीं क्लियर होंगी तो आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे? तो बेसिक चीज़ें क्लियर होंगे तब ये मॉडरेट क्वेश्चन को समझ पाएंगे, इसलिए हम सारी चीज़ें बता रहे हैं। अगर हमें आंसर क्वेश्चन ना पढ़ा आया हुआ तो हमें ऑप्शन को देख कर कैसे आंसर सही करते हैं। और कहीं ना कहीं ऑप्शन और प्रश्न पर कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी होती है, उस कनेक्टिविटी को जिसने पहचान लिया टीटी एग्जाम को फतेह कर लिया। सभी लोग समझ गए ना। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के लिए सहयोग विधि का अर्थ क्या होता है? सहयोग विधि मतलब होता है गद्य पद्य शिक्षण के साथ साथ व्याकरण पढ़ाना, इसको हम सहयोग विधि कहते हैं, कोऑपरेशन मेथड। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हुई। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में खेल खेल में व्याकरण सिखाने के लिए कौन सा माध्यम सबसे अच्छा होगा? यहाँ पे प्राथमिक लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्राथमिक कक्षाओं में खेल खेल माध्यम से व्याकरण सिखाने के लिए कौन सा माध्यम सबसे अच्छा होगा? केवल, तो केवल तो होगा नहीं, व्याकरण की मोटी किताबें निगेटिव है, व्याकरण कार्ड्स और फ्लैक्स, ये हाँ व्याकरण के जो कार्ड्स होते हैं और फ्लैक्स जो कार्ड्स होते हैं, ये प्राथमिक कक्षाओं में खेल खेल में व्याकरण सिखाने के लिए माध्यम अच्छा माना जाए। व्याकरण कार्ड और फ्लैश कार्ड खेल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अगला, व्याकरण का ज्ञान छात्रों को किस योग्य बनाता है? मान लीजिए छात्रों को व्याकरण हो गया तो छात्र को किस योग्य बना देगा? तो कहीं ना कहीं अपनी भाषा को स्वयं सुधारने के उनको योग्य बना देगा, कि अपनी भाषा को बच्चे स्वयं सुधार लेंगे कि मैं यहाँ पे गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, आगमन विधि का सामान्यीकरण सोपान क्या दर्शाता है? प्रयोग करना, उदाहरणों के आधार पर नियम निकालना, नियम को रटना या उदाहरण देना। तो आप सभी लोग जानते हैं आगमन विधि का सामान्यीकरण सोपान क्या दर्शाता है? उदाहरणों के आधार पर नियम निकाल देगा। आगमन विधि मतलब आगमन विधि का संपर्क ही होता है उदाहरण से, ठीक है ना। तो नो डाउट सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न दिया गया है, प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा कि व्याकरण शिक्षण में सूत्र विधि की सबसे बड़ी कमी बताना है। जी हाँ सभी लोग बताइए, व्याकरण शिक्षण में सूत्र विधि की सबसे बड़ी कमी। ये रटने पर बल देती है, उदाहरण नहीं होते हैं, समय कम लगता है, बहुत छोटी विधि है। व्याकरण, देखो व्याकरण आपको रटना पड़ेगा,
व्याकरण शिक्षण जो सूत्र विधियाँ होती है, भाई सूत्र तो रटना पड़ेगा, सूत्र रटना पड़ेगा, इसलिए इसको सबसे कमी माना गया है कि सूत्रों को रटना पड़ता है। इसके बाद अगला है, हिंदी भाषा में पदगम का ज्ञान किसके अंतर्गत आता है? वाक्य विचार, छंद विचार, वर्ण विचार या वर्तनी? सभी लोग बताइए। हिंदी भाषा में पदक्रम, वर्ड ऑर्डर का ज्ञान किसके अंतर्गत आता है? तो आपका जवाब होना चाहिए वाक्य विचार। क्या होना चाहिए? वाक्य विचार इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्यारा सा प्रश्न है, मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और आप क्लास में हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। तो हिंदी में व्याकरण पढ़ाते समय शिक्षक अर्थात आपको सबसे अधिक बल किस पर देना चाहिए? व्यवहारिक प्रयोग पर, कठिन शब्दावली पर, व्याकरणिक नियमों पर या पाठ्य पुस्तक के अभ्यास पर? तो व्याकरण पढ़ाते समय आप सबसे अधिक किस पर बल देंगे? व्यवहारिक प्रयोग पर बल देंगे। किस पर देना? व्यवहारिक ज़्यादा देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अमूर्त से मूर्त का सिद्धांत किस विधि में लागू होता है? कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो मूर्त से अमूर्त का तात्पर्य होता है आगमन विधि। क्या हो जाएगा? आगमन विधि इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। नो डाउट सभी लोग समझ पा रहे हैं, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है सम्मान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, व्याकरण शिक्षण के पाठ्य पुस्तक विधि में दोष क्या है? कि यह शिक्षक केंद्रित हो जाती है, ये बहुत महंगी है, इसमें नियम नहीं होते, या केवल तो निगेटिव हो जाए। अब पाठ्य पुस्तक विधि की दोष पूछी जा रही है, तो पाठ्य पुस्तक विधि का दोष है कि शिक्षक केंद्रित हो जाती है, इस पर छात्र का कोई हस्तक्षेप और दायित्व नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की व्याकरणिक अशुद्धियों को कैसे दूर करना चाहिए? व्याकरण पर आप देखते होंगे प्राइमरी लेवल में व्याकरणिक जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको आप कैसे दूर करेंगे? उन्हें बार बार लिखने को कहेंगे, शिक्षक द्वारा स्वयं शुद्ध वाक्य बोलकर लिखकर सुधार करेंगे, उनकी कॉपी पर लाल स्याही का घेरा बना देंगे, या व्याकरण की कक्षा से बाहर निकाल देंगे? तो बाहर निकालना निगेटिव हो गया। तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों की व्याकरणिक जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको हम कैसे दूर करें? तो शिक्षक द्वारा स्वयं शुद्ध वाक्य बोलकर लिखकर सुधरवाकर आप कर सकते हैं। ठीक है ना? अग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है, आसानी से बच्चों को समझाना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ध्वन्यात्मक विधि में किस पर जोर दिया जाता है? फोनेटिक मेथड। ये भी ध्वन्यात्मक विधि से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। ध्वन्यात्मक विधि में किस पर जोर दिया जाता है? सामान्य ध्वनि वाले शब्दों के समूह पर, निबंध पर, लेखन पर या व्याकरण के सूत्रों पर? तो जो ध्वन्यात्मक विधि होती है कहीं ना कहीं समान ध्वनि वाले शब्दों के समूह पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि व्याकरण शिक्षण में प्रयोग एप्लीकेशन का क्या महत्व होता है? छात्रों को चुप रखना, नियमों की पुष्टि करना, किताबों खत्म करना या केवल समय बिताना? तो व्याकरण शिक्षण में प्रयोग एप्लीकेशन का जो महत्व होता है कहीं ना कहीं नियमों की पुष्टि करना सही होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। इसके बाद देख लेते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है कि आधुनिक भाषा विज्ञान व्याकरण को क्या मानता है? जो आधुनिक आज का भाषा का विज्ञान है, भाषा विज्ञान, और व्याकरण को क्या मान रहा है? भाषा का वर्णन करने वाला यंत्र, केवल रटने वाला, साहित्यिक विकल्प या एक मृत निगेटिव हो जाएगा, केवल बचते हैं दो ऑप्शन। भाषा का वर्णन करने वाला यंत्र होगा या साहित्य विकल्प? आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? सभी लोग बताइए। तो भाषा का वर्णन करने वाला यंत्र। जी हाँ, आधुनिक भाषा विज्ञान व्याकरण को क्या मानता है? यह भाषा का वर्णन करने वाला यंत्र है। कौन? व्याकरण। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया कि शिक्षक को व्याकरण पढ़ाते समय किन उदाहरणों का चुनाव करना चाहिए? मान लीजिए आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो आप किन उदाहरणों का चुनाव करेंगे? केवल पुरानी तो केवल निगेटिव हो गया, कठिन और अपरिचित ये भी होगा। कठिन अपरिचित होंगे तो बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। केवल विदेशी भाषा ये भी निगेटिव, तो बचता क्या है? डी ऑप्शन, कि दैनिक जीवन और परिवेश से संबंधित। जी हाँ, शिक्षक को व्याकरण पढ़ाते समय जो दैनिक जीवन और परिवेश से संबंधित उदाहरण होते हैं उनका चुनाव करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो बच्चे देखे हों, जानते हों, समझ पाएँ, ऐसे उदाहरणों का आपको चयन करना है। अगला है कि व्याकरण शिक्षण में अव्यय पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि क्या हो सकती है? अव्यय अगर आपको पढ़ाना है
तो क्या अव्यय के भेदों को नाम याद कराना नेगेटिव है। अव्यय की परिभाषा लिखवा देने से ये भी नेगेटिव होगा। विभिन्न वाक्यों में अव्यय शब्दों को रेखांकित करना कि ये अव्यय शब्द है, रेखांकित करना सबसे बेहतर होता है। किताबों में रहता है ना, किताबों में रेखांकित कर दीजिए पेंसिल से। कि व्याकरण शिक्षण में अव्यय पढ़ाने की सबसे अच्छी गतिविधि होती है कि विभिन्न वाक्यों जो अव्यय शब्द है उनको पेंसिल से रेखांकित करते जाइए, सबसे बेहतर तरीका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई में व्याकरण का आकलन कैसे होना चाहिए। केवल वस्तुनिष्ठ गलत, केवल वार्षिक ये भी गलत, व्याकरण चार्ट बनवाकर ये भी गलत। तो बचता क्या है, संदर्भों में भाषा प्रयोग के दौरान। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी में व्याकरण का आकलन जो है संदर्भों में भाषा प्रयोग के दौरान होना चाहिए। और इस क्लास का 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्याकरण शिक्षण को रोचक बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है। कठोर अनुशासन, दृश्य सामग्री और विविधता, ढेर सारा होमवर्क, केवल पाठ्य पुस्तक का प्रयोग। तो आप सभी लोग जानते हैं व्याकरण शिक्षण को अगर रोचक बनाना है तो उसके लिए दृश्य सब सामग्री और विविधता ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये रहे टॉप 30 प्रश्न। आई होप सभी लोग बेहतर तरीके से आपने जाना समझा। और 30 में से आप लोगों को क्या स्कोर रहा है सभी को कमेंट करना है। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए। बाकी व्हाट्सएप नंबर है, जो भी आपके नोट्स पाना हो, जो भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज कर सकते हैं। आपको टीम हमारी रिप्लाई करेगी जैसे उनको मिलेगा समय, ठीक है, आपको अवश्य रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपके सेशन पे, अगले सेशन पे, अगली क्लास पे। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे